हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे ट्रिक्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। हम कुछ ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी इस तरह के कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला की भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो भी बेसिक फॉर्मूला अभी तक आपको पता है उसकी मदद से ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलता रहेगा और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, टिप्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं टाइटल लिख देता हूँ आज का टॉपिक, ट्रिक्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ट्रिक्स की बात हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, यदि मैंने अभी तक टोटल 14th लेक्चर हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हो चुके हैं, तो जिसमें कि आपने बहुत सारे चैप्टर्स, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिफरेंट टाइप से इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन और ग्रेविटी, ये सब तरह के क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया है। तो ऑब्वियसली ये हमारा जो नया चैप्टर पार्ट है काइनेमेटिक्स का, जिसको कि मोशन प्लेन भी बोलते हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, तो आप पहले जाके पहले की वीडियो को देखो, इस चैप्टर के टोटल 14 लेक्चर्स को आप देखो और फिर आप इसमें 15 लेक्चर्स को आप आ सकते हो। ठीक है, यदि आपने ऑलरेडी, आपको पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये प्रोजेक्टाइल है क्या। प्रोजेक्टाइल वर्ड, प्रोजेक्टाइल वर्ड प्रोजेक्ट से आया है, किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो एक तरह से। तो जब आप एंगल 90 डिग्री आपकी नहीं हो, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और किसी भी एंगल पे आप किसी बॉडी को फेंकते हो, तो सपोज आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल से आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलोगे, इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलोगे, क्योंकि एक तरह से बॉडी स्ट्रेट ऊपर गई और नीचे आ गई, तो उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये हमारा चैप्टर मोशन इन प्लेन का है, तो मोशन इन प्लेन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली बॉडी, मोशन इन प्लेन का मतलब हुआ कि बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करेगी। कभी कभी इसको हम मोशन इन 2 डायमेंशन टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। तो आपको 90 डिग्री पे नहीं फेंकना है, आपने 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकते हो, 0 डिग्री पे फेंकते हो, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, यदि आप 0 पे फेंकते हो तो आप ग्राउंड पे ढके तो फेंक नहीं सकते हो, मतलब फेंक भी सकते हो, अगर उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आते जनरली। आप किसी हाइट पे जाके किसी बॉडी को 0 डिग्री एंगल पे फेंक सकते हो, तो उसको हम एक नए पार्ट में पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आगे के लेक्चर्स में आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अदर देन 90 डिग्री एंगल फ्रॉम एनी प्लेस और फ्रॉम एनी पोजिशन। स्पेशली हम बात करेंगे ग्रेविटी के प्रेजेंस में हम बॉडी को फेंकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आप ये अज्यूम कर लो, वाई एक्सिस हमारी हाइट है और एक्स एक्सिस हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, तो बॉडी ये पाथ फॉलो करता है। अब ये पाथ क्यों फॉलो करता है इसके बारे में हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। ये एक पैराबोलिक पाथ है और ये पाथ के इक्वेशंस पे आता है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो हम आगे के लेक्चर्स में इसको देखेंगे। तो सपोज आपने किसी u वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंक दिया किसी एंगल पे थीटा, सो इस थीटा को बोलते हैं, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और u इज द स्पीड विथ विच यू थ्रो ए वेलोसिटी, सो स्पीड, और यू कैन से इनिशियल स्पीड, मैं बोल देता हूँ इसको, यू हमारा इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन।
तो आपको ये 2 गिवन पैरामीटर आपको पता होगा, तब आप बाकी के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले सबसे बेसिक पैरामीटर्स थ्री बेसिक पैरामीटर्स में होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं हाइट या फिर टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है और इसको हम एच मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट ए से बी तक जितना टाइम लगा उसको टी बोल देते हैं, कैपिटल टी। ओके, तो मैं 3 टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास 3 टर्म है, एक कैपिटल टी और एच मैक्स और हमारा आर। ठीक है, तो टी को बोलते हैं टोटल टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका नाम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, एंड आर हमारा होता है रेंज। आपको डिफरेंट बुक्स वगैरह में या फिर डिफरेंट लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे इसके फॉर्मूलाज वगैरह। तो ट्रिक्स यही है कि आपको किसी फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला को, और एक्चुअली याद करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली उस ट्रिक्स को आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला की मदद के। मतलब प्रीवियस फॉर्मूला ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, मगर कोई भी नए फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ नए फॉर्मूला को यूज़ करना नहीं सही है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस ऐसे आएंगे जिसमें आप यदि उस फॉर्मूला को डायरेक्टली आप यूज़ करोगे तो मिस्टेक्स होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप किसी भी नए फॉर्मूला को, मतलब यदि फॉर्मूला हम फिजिक्स में तभी याद करेंगे जब वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो, उसको याद रखना। अदरवाइज हम प्रीवियस फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फंडामेंटल मेथड से ही मैं तीनों वैल्यू को निकाल के आपको दिखाता हूँ, टाइम ऑफ लाइट, एच मैक्स एंड रेंज। तो ये देखो, आप भी समझोगे, काफ़ी ये सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो मैं एक कलर ले लेता हूँ। तो हमारा जो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, सो इसकी हम 2 कंपोनेंट सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है, अपने वेक्टर्स में मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। तो ये आपको याद रखना, ये काफ़ी सिंपल है। मतलब horizontal component of projectile is u cos theta and vertical component is u sin theta provided theta is the angle from horizontal। यदि एंगल वर्टिकल से दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंपोनेंट लेना होगा। ठीक है, तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने अब एक और बताया था आपको तरीका। सबसे पहले चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ और आपने u से फेंका, और ये 2 कंपोनेंट है u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था लास्ट लेक्चर्स में। यदि आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो किसी स्पीड से, तो ऊपर जाने का टाइम होता है उस वेलोसिटी डिवाइड बाई 10 या फिर वेलोसिटी डिवाइड बाई g। और ये कैसे आता है, v = u + at से आता है। तो डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसकी मतलब ओरली विदिन 2 सेकेंड्स आप बोल सकते हो कि u sin थीटा बाई जी, और डबल ऑफ दैट, सो 2u sin थीटा बाई जी। मगर फिर भी चलिए इसको हम देख लेते हैं कि ऊपर जाने का टाइम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ a है, ये b है और ये c है। तो a से c का जो टाइम होगा वही c से d का होगा टाइम, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो मैं v = u + at लिखता हूँ। ठीक है, हमारा फाइनल अपवर्ड वेलोसिटी 0 है। तो हम बेसिकली ये जो v = u + at, ये इक्वेशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेटली लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप देखोगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमारा हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में हमारा g ± लग रहा है। ठीक है, तो v हमारा 0 हो जाएगा और इनिशियल स्पीड u sin थीटा माइनस gt। सो आपका ये टाइम आ गया u sin थीटा बाई जी, जो कि एज यूजुअल है, आना ही था, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई ग्रेविटी। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ गया 2u sin थीटा बाई जी। अब इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी देख सकते हो। सपोज़ यदि मैं क्वेश्चन देता हूँ कि कोई 10 मीटर पर सेकेंड से किसी को फेंका
और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका कितना टाइम होगा, तो 10 sin 30 5 मीटर पर सेकेंड से इसका ऊपर स्पीड आ गया हमारे पास, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड इसका कंपोनेंट, और 5/10 सो हाफ सेकेंड ऊपर जाने में, हाफ सेकेंड नीचे जाने में, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड। यही इसका हिडन ट्रिक है, मतलब आपको फॉर्मूला एक्चुअली 2u sin थीटा, थीटा की वैल्यू डालो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, और ऊपर जाने का टाइम इक्वल्स टू नीचे जाने का टाइम, सो डबल ऑफ दैट। तो ये हमारा क्वेश्चन हम इस पे लेंगे आगे। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब चलिए इसके मैक्सिमम हाइट को देख लेते हैं। तो हमारा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए मैं क्विकली एक डायग्राम बना देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, और मैंने ये कंपोनेंट भी बना लिया, u cos थीटा एंड u sin थीटा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम हाइट का भी काफ़ी सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यूज़ कर सकते हो। ये एंगल थीटा है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। आप देखो कि विद इन 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को मतलब बिना फॉर्मूला याद किए आप क्विकली इसका एच मैक्स निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आप लगा लोगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होल स्क्वायर है इक्वल्स टू -2gh आ गया बस, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई भी लॉन्ग डेरिवेशन वगैरह कुछ भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए हो और आपका एक्स मैक्सिमम आ गया है, ठीक है। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने का। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने फेंका 30 डिग्री एंगल पे, इसका मैक्सिमम हाइट बता दो, ये ऐसे होगा, और इसका मैक्सिमम हाइट बता दो। सिंपल है, इसका कॉम्पोनेंट निकालेंगे, इसका कॉम्पोनेंट 10 है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट 10 है, और ये कॉम्पोनेंट आप 20 cos 3 हो जाएगा 10√3, और आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो 0 - 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × g × h, दैट्स इट। सो h इक्वल्स टू 10 स्क्वायर बाई 20 और 5 मीटर, आंसर फिनिश। ओके, तो इसे हम मैक्सिमम हाइट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने डिराइव कर दिया है, मगर आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। और चलिए अब रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज तो सबसे आसान है, रेंज तो आप विद इन 2 सेकेंड्स रेंज आप निकाल सकते हो। देखो सपोज आपको ये रेंज निकालना है, ये आर वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी बिग फार्मूला आपको देखने को मिलेगा बुक में, आपको उसमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसका कंपोनेंट लिखता हूँ u sin थीटा एंड u cos थीटा। अब क्या करना है, रेंज चूँकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आपको सिंपली फार्मूला यूज़ करना है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और स्पीड हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट होगा u cos थीटा, तो u cos थीटा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल टाइम से। टोटल टाइम आपने कैलकुलेट किया है 2u sin थीटा बाई जी, या फिर नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लो क्विकली, और इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी रेंज आ गई। सो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे फॉर्म में भी ये लिखा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा रेंज आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे हम इस फॉर्मूला को अवॉइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या इसके अंदर ट्रिक्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो उससे हम क्वेश्चंस जब मैं लेता हूँ तो उसमें हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ क्विकली। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ले लेता हूँ, क्वेश्चन 1। ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन मैं सोचता हूँ, अ बॉडी is projected at an angle of 60 degree. A body is projected at an angle 60 degree with horizontal with 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट
रेंज एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। अब लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले लोग फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाना अप्लाई कर देते हैं। मैंने ये नहीं बोल रहा कि मतलब फॉर्मूला बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना है, लेकिन आप अवॉइड करो फॉर्मूला को अप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंट सिचुएशंस आपको ऐसे आ जाएंगे जहाँ कि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसमें आंसर इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल मतलब सिचुएशन है। अभी ग्राउंड से बॉडी को फेंका गया, सपोज किसी हाइट से बॉडी को फेंक दिया गया, या फिर किसी डिफरेंट सिचुएशन में बॉडी को फेंक दिया गया किसी और एंगल पे, या फिर किसी और फोर्स, सपोज हॉरिजॉन्टल में भी कुछ फोर्स लग रहा है, तो फिर फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो मिस्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले फिजिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ डायग्राम बना लेना पड़ेगा, और आपको ये जो भी गिवन डेटा है वो आप इसमें लिख लो 100, और ये एंगल भी आपको 60 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका कॉम्पोनेंट लेना है। तो 100 cos 60 एंड 100 sin 60। 100 cos 60 का वैल्यू 50 हो जाएगा, और 100 sin 60 का वैल्यू 50√3 हो जाएगा। ठीक है, वंस आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ गया, उसके बाद सिंपल ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो टाइम निकालने के लिए वर्टिकल स्पीड डिवाइड बाई जी और उसको डबल कर दो, तो टाइम आपका आ जाएगा 2 × 50√3/10, दैट्स इट। तो आपका 10√3 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो टाइम आपका टोटल टाइम आपका 10√3 सेकेंड आ गया। अब रेंज भी देख लो, रेंज का तो सिंपल है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 50 और टाइम कितना है 10√3, तो रेंज आ गया 500√3 मीटर। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, हार्डली 2 से 3 सेकेंड्स। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, आपको हाइट निकालना है तो आप यूज़ करोगे v² - u² = 2gh ऊपर जाने की तरफ। तो v हमारा 0 है और u हमारा 50√3 है, उसका होल स्क्वायर = 2 × 10, एक्चुअली ये माइनस में होगा, -10 × h। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 50² = 2500 × 3 = 20h। 0 से 0 ये कट गया और 2 125 हो गया, तो h हमारा आ गया 375 मीटर, एंड दैट्स इट। अराउंड 10 सेकेंड्स लगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसके डिफरेंट अब क्वेश्चंस को भी लेता हूँ मैं, थोड़ा सा हायर लेवल। ओके, तो चलिए मैं एक दूसरे क्वेश्चन को लेता हूँ, आप इसको ट्राई करो। होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको पहले ट्राई करो, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से, शॉर्टकट मेथड से। कोई भी आपको एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन ही है। बस प्रोजेक्टाइल मोशन एज ए 2 डायमेंशन मोशन है, बट इसको आपको ब्रेक करके सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल को एक तरफ और वर्टिकल को एक तरफ, जैसे मैंने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी को सॉल्व करने का तरीका, गोइंग अप सेपरेटली, गोइंग डाउन सेपरेटली। इसमें भी हॉरिजॉन्टल सेपरेटली एंड वर्टिकल सेपरेटली आपको उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। चलो ये तो ये काफ़ी सिंपल है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा कुछ है, ठीक है, और ये 12 मीटर पर सेकेंड दे दिया हुआ है। बस आपको एक तरह से रेंज निकालना है इसका, और ये एंगल 45 है। देखो आप कितना फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, मगर इसको ओरली विदिन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 12 × 1/√2, 12 cos 45। सो 12 cos 45 का हो जाएगा, इसका 6√2 हो जाएगा, और ये भी 6√2 हो जाएगा। अब रेंज का डायरेक्टली स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी लिख देता हूँ मैं, v इंटू टी लिख देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, रेंज का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारा 6√2 है, और इसका टाइम टोटल टाइम, सो टोटल टाइम होता है दिस डिवाइड बाई 10, सो 6√2/10 और इंटू आप 2 करना है। तो अब देखो इसमें आप 6√2 और 6√2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 36 × 2 आ जाएगा,
और इंटू 2 और बाई 10, सो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 72/5 इसका आंसर आ गया। तो 72/5 मीटर। इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 14.4 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, काफ़ी सिंपल। ठीक है, तो रेंज का एक तरह से ये फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो रेंज का, कि स्पीड इनटू टाइम ही आपको यूज़ करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा। स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। यदि कभी कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन, सपोज विंड के कारण कुछ एक्सेलरेशन आ गया है, तो वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दब आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सब हम देखेंगे आगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको क्विकली, और आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो चलिए ये हमारा इस टॉपिक का नंबर 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 डिग्री विथ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर, फाइंड आउट द। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में आप जो नॉर्मल फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो आप डिराइव करते हो, जिसको आप कभी कभी याद करते हो, उस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अलग है। यहाँ क्या है कि किसी हाइट से आप बॉडी को फेंक कर रहे हो। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये है, मैं सबसे पहले तो मैं एक हाइट बना देता हूँ, और कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है, और यहाँ से आप फेंक रहे हो किस एंगल पे, आप 37 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हो, तो बॉडी ऐसे जाएगी। तो ये सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल नहीं है, आप देख सकते हो, सिमेट्रिक बस यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन इसको यूज़ करके आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। तो नॉर्मल क्या है, आप बाउंड्री पॉइंट्स निकाल लो पहले, ए बी और सी। तो देखो, इसको आप ऐसे सॉल्व करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ही होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन। तो ये इंटायर प्रॉब्लम एक तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल अप और डाउन मोशन से मिलके बना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही है कि आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर दो, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल अप एंड डाउन मोशन। कभी कभी सिर्फ वर्टिकल डाउन होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, लेकिन यहाँ बॉडी ऊपर भी जा रही है और फिर नीचे भी आ रही है। तो अब टाइम सपोज आपको निकालना है, तो ए से बी का टाइम निकाल लो सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, फिर बी टू सी से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए आप निकाल सकते हो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के हम प्रॉब्लम्स को किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन इसमें आपको निकालना है, सारा चीज़ आपको दे दिया हुआ है इसमें, ए बी सी डी, ये ऑप्शंस नहीं, ये सारे चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मैं इसको स्मॉल एच लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका मैक्सिमम हाइट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उससे ही पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कंपोनेंट करना होगा। तो ये एंगल हमारा 37 है, तो 100 cos 37 और 100 sin 37। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 cos 37 का वैल्यू हो जाएगा cos 37 4/5, सो ये 80 आ गया, और ये हमारा 60 आ गया। अब ये आ गया, तो ए से बी का टाइम तो काफ़ी सिंपल है। ए से बी का टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर जाने का टाइम 60/10, सो 6 सेकेंड ए से बी का टाइम हो गया। देखो कितना सिंपल से आ गया। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल एच कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, v² माइनस u² = 2gh का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 ऊपर जाने के टाइम में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी 60² है, इक्वल्स टू माइनस 2 × 10 × h। हमारा h आ गया, h = 60 × 60/20, तो 3, हमारा ये 180 मीटर। तो ये जो हाइट आ गया हमारा, ये 180 मीटर है। तो हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई कितनी, 180 + 200, सो h मैक्स हमारा आ गया 200 + 180, 200 पहले से था, तो ये 380 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का काफ़ी स्पीड से सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एच मैक्स आ गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा रेंज, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम, तो एक टाइम हमारा निकल गया TAB, आपको बस TBC निकालना है। तो TBC निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सेकेंड बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप h =
हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हो ऊपर से लेके नीचे आने तक, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी टोटल 380 हो गया हाइट आपका, और डायरेक्टली आप ऊपर से लेके नीचे तक डायरेक्ट आप इक्वेशन मोशन अप्लाई कर रहे हो, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 380/5। मैं देख लेता हूँ क्या है 380/5 की वैल्यू। सो 380/5 तो हमारा वेट सम मिस्टेक हो गया 380/5 76 आ गया। तो टी स्क्वायर हमारा 76 हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू √76। √76 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा हमारा 8.7 8/8 हाँ 8.7 सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा 8.7 सेकेंड। तो ये हमारा ये टाइम आ गया। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ए बी प्लस टाइम बी सी, और टाइम ए बी की हमारे वैल्यू 6 है, तो 6 + 8.7 तो 14.7 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिए। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछा है, थर्ड पार्ट आई थिंक रेंज पूछा होगा। चलो रेंज निकालना है। तो रेंज तो सिंपली आप स्पीड इंटू टाइम कर दो। स्पीड आपकी 80 है, तो 80 से आप टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो थर्ड पार्ट जो हमारा आ गया रेंज, सो रेंज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमारी 80 है, तो 80 इंटू 14.7। आप चाहो तो रूट में आप ले सकते हो, वो थोड़ा और एग्जैक्ट आ जाएगा, मगर कोई बात नहीं, क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। सो 80 को आप मल्टीप्लाई कर दो 14.7 से, तो आपका 1176 मीटर ये हमारा रेंज आ गया। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा वी स्ट्राइक। वी स्ट्राइक का मतलब हुआ कि ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। तो किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रहा होगा, कभी कभी आपको एंगल भी पूछ लेता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज आप ये Vx और Vy स्ट्राइक करने के समय इसकी Vx और Vy ये स्पीड थी। अब Vx तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो इसका 80 होगा वही Vx होगा, तो Vx की वैल्यू सिंपली 80। सो Vx में तो कोई इशू ही नहीं है। तो V स्ट्राइक होगा √of Vx² + Vy²। अब Vy कैसे कैलकुलेट करेंगे, V = U + 80। फोर्थ पार्ट V = U + 80। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। इनिशियल स्पीड 0 है, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ। तो G हमारा 10 है, और टाइम हमारे ऊपर से नीचे आने में 8.7 है, तो हमारा 87 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V स्ट्राइक आपकी क्या आ जाएगी, √of Vx² + Vy², और Vx हमारी है 80², तो 80² + 87²। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा ट्रिक्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन देख लिया, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रिक्स देख लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।